34 साल एक लंबा समय अवधि होता है, 3.5 दशक का अवधि पिताजी ने हर लोग को साथ लेकर चला, हर समाज को जोड़ के रखा। फिर भी आप उपचुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। गरीबी में जीने के बावजूद, गुर्बत में रहने के बावजूद यहाँ एक से एक गुदड़ी के लाल पैदा होते हैं। पिछले दिनों की बात जब आप कह रहे हैं कि जो पिछले समय हुआ उसकी हम बात नहीं करेंगे, पिछले समय भी तो आप ही थे वहाँ पे। और इस बात को आप जान लीजिए कि उपचुनाव जो होता है वो 99% वर्तमान सरकार ही जीतती है। ये ऊपर की बात है, हम लोग तो बहुत निचले पायदान पे हैं। आज बेलागंज में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या? कोई अगड़ी समाज से आता हो, पिछड़े समाज से आता हो, दलित समाज से आता हो, सिलेंडर तो सबको महंगा ही खरीदना पड़ रहा है ना। टॉप अप मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हो, पैसा महीने का दे रहे हो, लेकिन 28 दिन का फैसिलिटी पा रहे हैं ना। इस बात को समझिए दोस्त कि आप लोग आज चौथा स्तंभ है और आप लोग को अब हल्ला बोल करना होगा। राजनीति में वैचारिक मतभेद होता है, व्यवहारिक मतभेद नहीं होता है। सैकड़ों घरों में रोज मछली भात खाएंगे और बिथो बांध बनाएंगे, ये नारा जो दिया गया था, आप समझ लीजिए कि आज तक सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। तत्कालीन सरकार है किस तरीके से गया जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिट्टी चोखा के एक और इंटरव्यू में। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेलागंज विधानसभा के अंतर्गत है। हमारे साथ यहाँ के इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी विश्वनाथ यादव मौजूद हैं। क्योंकि ये जो विधानसभा है ये पिछले 34 सालों से राजद का अभेद्य किला रहा है, लेकिन 2024 के विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें जेडीयू ने इस अभेद्य किला को भेद दिया और इस वक्त यहाँ की जो सिटिंग विधायक है वो मनोरमा देवी है। पिछली बार भी जो उपचुनाव हुआ था तो विश्वनाथ जी ही प्रत्याशी थे राजद से। इस बार भी वही सेम प्रत्याशी दोनों तरफ से हैं। एनडीए से मनोरमा देवी हैं और इंडिया ब्लॉक से विश्वनाथ जी हैं। क्योंकि हम राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले विश्वनाथ जी हम चाहते हैं कि आप युवा हैं, आपने भी पिछला ही चुनाव, पहला चुनाव लड़ा था विधानसभा स्तर का, उस पर जाने से पहले हम थोड़ी बातचीत करेंगे। क्योंकि बिहार का युवा, उसके अंदर हमेशा से एक अधिकारी बनने का जुनून होता है और आपने भी उस सपने का पीछा करते करते आप भी दिल्ली तक पहुंचे थे। आपने बताया भी कि किस तरीके से आप दिल्ली पहुंचे, कैसा वहाँ एक आपका मित्र मंडली रहा, किस तरीके से सारी चीज़ें हो। थोड़ी चर्चा उस पर करते हैं, फिर उसके बाद हम राजनीति पे आएंगे। बताइए कैसा रहा वो आपका बिहार से दिल्ली तक का सफ़र, वो जो दोस्त थे आपके, वो जो मित्र मंडली थी जिसमें राजनीति की नहीं ऐसे बैठकी वाली बातें होती थी, कैसा था वो दिन और आज के दिन में कितना अंतर हो गया है? चलिए, आप सभी लिट्टी चोखा के सदस्यगण जो आप लोग आए हैं, आप सभी का साधुवाद है। और जीवन में ये बात जानता हूँ कि बिहार का कोई भी युवा अपना मैट्रिक पास करता है तो फिर वो सपने संजोने लगता है कोई वरीय अधिकारी पदाधिकारी बनने का। और यही हमारी बिहार की सुंदरता है कि गरीबी में जीने के बावजूद, गुर्बत में रहने के बावजूद यहाँ एक से एक गुदड़ी के लाल पैदा होते हैं। हर किसी का जो है वो किस्मत साथ नहीं देता। वक्त से पहले और किस्मत ज़्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। इतिहास है, अतीत है, और अतीत जो है होता है वो याद करके मुस्कुराने के लिए होता है। उसमें अपनी जो खामियां होती हैं उन खामियों को आने वाले वक्त में उससे भूल को सुधारने का मौका होता है। यही सब जीवन है, जिंदगानी है। हमारे भी काफ़ी यार दोस्त मित्र मंडली हमारी दिल्ली और एनसीआर के आसपास की है और सभी लोग आज अच्छी जगह पे हैं, सभी आज सेटल हैं, सभी आज अपने बीवी बच्चों और परिवार के साथ खुश हैं। और मैं उन सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं, इस त्यौहार की बधाइयां देता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। खैर, मैं अपने उस अतीत के उन सुनहरे पन्नों में से अपने सभी मित्रों को आज याद करता हूं और आज मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे पहुँचाने में उन सभी ने अपना बहुत योगदान दिया है बचपन से, और उन सभी मित्रों को आज तहे दिल से साधुवाद देता हूँ। कितने दिन हो गया जब आप सार्वजनिक जीवन में चले आए, कितने दिन हो गया मिले उन दोस्तों से जो दिल्ली में कभी किसी चाय की दुकान पर बैठ के कभी ठहाका लगता था उन चाय की दोस्तों, फिर कभी होते था कि यार इस बार पैसा तुम दे दो, अगली बार मैं दूंगा, पैसा होने के बावजूद भी वो, चूँकि वो जो दिन है ना वो बड़े याद आते हैं। याद तो आते होंगे ना विश्वनाथ जी? याद आते हैं, सारे दोस्त भी याद आते हैं, कुछ अभी जीवित हैं, कुछ मृत भी हो गए हैं। यादें, लोग चले जाते हैं, यादें तो रह जाती हैं, ये तो जीवन का सार है।
और ऐसा उधार बट्टा तो सभी के ऊपर है, हमारे ऊपर भी है और मेरा उनके ऊपर भी है। और ये कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये जीवन भर याद रखने के लिए कुछ ऐसे विषय हैं जिसको हमेशा जब मुलाकात होती है या जब नहीं भी मुलाकात होती है तो याद करके मुस्कुराने के लिए वही पल है, वो हसीन पल हैं। और हमें बहुत खुशी होती है उन पलों को याद करके। आज भी वो सब मित्र मंडली से जब मुलाकात होती है, सब व्यस्तता में आ गए हैं, कमाने खाने के जीवन में चले आए हैं, सबके परिवार हैं, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जब मुलाकात होती है तो सब याद ही नहीं होता है कि व्यस्त से हम लोग युवा और युवा से बालपन में कब चले जाते हैं। ये दौर बेहतरीन रहा है और ये दौर का सारा श्रेय उन्हीं मित्रों का रहा है। चलिए, अब दोस्तों यारी की अगर बात की जाए तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाती है, क्योंकि वो जो दिन हैं, वो यादें जो हैं वो ऐसे आती जाती रहती हैं, स्मरण होती रहती हैं, फिर बातें लंबी चली जाती हैं। हम राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। 34 सालों से पिताजी ने जिस किले को अभेद रखा था, किस तरीके से उपचुनाव में वो भेद हो गया? कैसे मनोरमा देवी, क्योंकि मनोरमा देवी एक समय आपकी पार्टी की भी मैमनसी रही थी, आप हर वो चीज़ जानते थे, हर वो दावपेच जानते थे जो मनोरमा देवी लगा सकती थी, फिर भी कैसे 34 साल एक लंबा समय अवधि होता है, 3.5 दशक का अवधि पिताजी ने हर लोग को साथ लेकर चला, हर समाज को जोड़ के रखा, फिर भी आप उपचुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। किस तरीके से हो जाता है? देखिए, इस बात को समझिए कि 34 साल का जो आप कहानी है उसमें है कि बहुत ही बेलागंज विधानसभा की तमाम जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत विश्वास जताया और लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया और आज हम लोग बेलागंज विधानसभा के ऋणी हैं। जब हम चुनाव लड़े तो उपचुनाव था और इस बात को आप जान लीजिए कि उपचुनाव जो होता है वो 99% वर्तमान सरकार ही जीतती है, क्योंकि वो अपने हर प्रपंच को लगाती है, वो अपनी पूरी ताकत को लगाती है, पूरा सरकारी तंत्र लगता है। बेलागंज विधानसभा के हर पंचायत में एक मंत्री आके हुए विराजमान थे। इस बात को आप समझिए कि सरकार ने, प्रशासन ने अपना पूरा खुला रूप इस्तेमाल किया। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उठा के बंद कर दिया गया, उन्होंने अपनी पूरी पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल किया, हम लोग को बहुत परेशान किया। तो खैर वो लोग अपना छल प्रपंच सब रच के वो चुनाव जीत गए। इसके अलावा जो पब्लिक का मैंडेट है वो स्वीकार किया जाता है और हमने मजबूती से उसको स्वीकार किया। आज वापस उसी मैंडेट के लिए हम सब फील्ड में लगे रहे, चुनाव हारे। चुनाव हारने के तीसरे दिन 1 दिसंबर 2024 से वापस हम फील्ड में उतरे और मेहनत अपना करते चले गए। आज उसी का देन है कि वापस से चुनाव का वक्त आया है, साल भर बीता है और पब्लिक जो है वो आज आपके और हमारे साथ में है। विश्वनाथ जी, जब हम यहाँ बेलागंज आ रहे थे तो हम चूँकि बेलागंज गए भी थे, हम वहाँ क्षेत्र में भी देखे गए थे, तो वहाँ जो व्यापारी वर्ग था, एक बड़ी संख्या है व्यापारियों की बेलागंज में, अगर आप देखें तो वहाँ हमने बातचीत की तो वहाँ एक बड़ी मांग है कि बेलागंज को या तो नगर परिषद बना दिया जाए या नगर पंचायत बना दिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि आपके पिताजी को कई बार उन्होंने लिखित में भी दिया था, क्योंकि 34 साल रहा, पिताजी ने किस तरीके से प्रयास किया वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। क्या रहा? लोगों की एक मांग थी कि नगर पंचायत बना दिया जाए। ऐसा नहीं था कि वो जो एक पैरामीटर होता है, पैमाना होता है नगर पंचायत बनाने का, वो इलाका पूरा नहीं करता है। हम चूँकि देख के आ रहे हैं, वो सारा इलाका जो है वो उस पैमाने पर खरा उतरता है। प्रयास हुआ या कैसे हुआ कि नहीं हो पाया? ये बात को आप समझिए, पीछे क्या हुआ उसकी चर्चा करना बेकार। वर्तमान में अगर ये मांग है तो हम उस मांग का समर्थन करते हैं। बेलागंज के विकास में हम कभी बाधक थोड़ी हैं, हम तो भाई और चाहेंगे कि वो और सुंदर बने और समृद्ध बने। लेकिन चूँकि आप पिछले दिनों की बात जब आप कह रहे हैं कि जो पिछले समय हुआ उसकी हम बात नहीं करेंगे, पिछले समय भी तो आप ही थे वहाँ पे, आपके पिताजी थे, इसलिए हम ये सवाल आपसे पूछे। ऐसा नहीं कि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिस दौर में आपके पास सत्ता नहीं था। खैर, आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में खींचतान चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी, मामला फंस गया। 11 सीटों पर अभी भी कांग्रेस या तो राजद के सामने है या फिर लेफ्ट के सामने है। आपके यहाँ इस बेलागंज विधानसभा सीट पे
किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं यहाँ स्थानीय स्तर के, वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनमें वो शीर्ष नेतृत्व से जो नाराजगी दोनों दलों में दिखाई दे रहा है, राजद और कांग्रेस में, उसका प्रभाव बेलागंज सीट पर दिखाई देता नजर आ रहा है? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। इस बात को आप समझिए कि फ्रेंडली मैच है कहीं कहीं पे। और भाई साहब, अगर फ्रेंडली मैच ही खेलना तो दूसरी गठबंधन क्यों करना? ये ऊपर की बात है। हम लोग तो बहुत निचले पायदान पे हैं। हम लोग तो शीर्ष नेतृत्व के हर बातों को हम लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग इंडिया महागठबंधन के वो सदस्यगण में हैं जिसमें जो भी रास्ता दिखा दिया जाता है उस रास्ते पे चलते हैं। हमारा टारगेट देश को बचाने का है। हमारी जो लड़ाई है वो बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारी जो लड़ाई है वो अशिक्षा के खिलाफ है। हमारी जो भुखमरी है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इंडिया महागठबंधन में सीट के खिलाफ लड़ाइयाँ जो है वो ऊपर के लोग लड़े, नीचे के जो हम लोग कार्यकर्तागण हैं वो सब एक हैं और हम लोग में कहीं इन बातों की कोई खींचतान नहीं। आपने कहा कि आपकी लड़ाई देश बचाने की है। किस तरीके से देश बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं यहाँ बेलागंज से? क्यों, आपको आज बेलागंज में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या? बेलागंज में क्या आज जितना घोटाला हो रहा है वो बेलागंज के लिए मुद्दा नहीं है क्या? भुखमरी क्या बेलागंज के लिए मुद्दा नहीं है क्या? गरीबी क्या बेलागंज के लिए मुद्दा नहीं है क्या? विकास क्या बेलागंज के लिए मुद्दा नहीं है क्या? और कब नहीं था? और बिहार ही छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के, इस बात पे जाऊंगा, बिहार ही छोड़िए, बेला ही छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान की आप बात कीजिए। आज आप मीडिया के नेतृत्व क्यों कर रहे हैं? आप भी तो कहीं किसी पद पे स्थापित हो सकते थे, हम भी कहीं विराजमान हो सकते थे, आपके मित्र मंडली भी कहीं हो सकते थे। पर ये बात तो आप भी जानते हैं कि बहालियाँ तो नहीं निकली, आप भी उसके शिकार हुए हैं। देखिए, कोई किसी जात वर्ग का हो, कोई अगड़ी समाज से आता हो, पिछड़े समाज से आता हो, दलित समाज से आता हो, सिलेंडर तो सबको महंगा ही खरीदना पड़ रहा है ना, फीस तो सबको महंगा ही भरना पड़ रहा है ना। आपके टॉपअप मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हो, पैसा महीने का दे रहे हो, लेकिन 28 दिन का फैसिलिटी पा रहे हैं ना। इस बात को आप समझिए कि गरीबों को 5 किलो अनाज और मुफ्त में ज़मीन अमीरों को मिल रही है, ये समस्या आपके लिए भी है ना। इस बात को समझिए दोस्त कि आप लोग आज चौथा स्तंभ है और आप लोग को अब हल्ला बोल करना होगा। नहीं, हम देखिए माध्यम हो सकते हैं आपका, हम माध्यम हो सकते हैं, आपकी जो बात है हम वो जनता तक पहुंचा सकते हैं। वो हल्ला करने का जो काम है वो विपक्ष का है, और आप करिए, हम कवरेज ना दे तो उसकी बात अलग है। हम कवरेज दे रहे हैं आपको, हम आपको आपकी बात रखने का जगह दे रहे हैं ना। तो हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको जगह नहीं दे रहे हैं या पक्ष को जगह दे रहे हैं, विपक्ष को जगह नहीं दे रहे हैं। हम सबको समान तौर पे देख रहे हैं। वो अलग बात है कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे तरफ से, हमारी संस्थान की तरफ से ये है कि हम सबको समान स्थान दें। बहुत धन्यवाद आपकी सोच के लिए। जिस तरीके से करते हैं, पिछला उपचुनाव हमने देखा था, जनसुराज ने प्रत्याशी उतारा था अमजद साहब को। मुसलमान यहाँ 15% हैं, अच्छा खासा 17,500 के लपेट में चुनाव वोट ले गए थे। वो कितना दुख दिया था आपको जनसुराज के प्रत्याशी ने। और क्या इस बार भी परिस्थितियाँ सेम ही दिखाई दे रही हैं? दुख क्या देखिए, क्योंकि एक समीकरण रहा है आपका, एक समीकरण रहा है, उस समीकरण के सहारे ही पिताजी ने 34 साल तक इस विधानसभा का नेतृत्व किया, तो दुख तो होता ही है। इस बात को आप समझिए कि अमजद जी का ये व्यक्ति विशेष वोट है, और दूसरी बात ये है कि बेला के मुसलमान जो हैं उनको शायद ये लगा कि विश्वनाथ अभी परिपक्व नहीं है, इसको एक मौका और दिया जाए थोड़ा सीखने समझने के लिए। उन्होंने जो मौका दिया हमने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन विश्वनाथ के पीछे और रह गई बात, यादव का हाथ था। चुनाव डॉक्टर सुरेंद्र यादव नहीं लड़े हैं, डॉक्टर विश्वनाथ यादव लड़ा है। दूसरी बात कि शायद वो अगर चुनाव लड़ते तो ये परिस्थितियाँ नहीं होती, और जब वो सांसद अगर नहीं होते तो शायद बेला में बाई इलेक्शन नहीं होती, परिस्थिति नहीं। इसीलिए आप उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं ला सकते। रह गई बात अमजद जी की, वो माननीय हैं, वो शुरू से काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं, और आपको इस बात को सबसे बेहतर समझने की ये ज़रूरत है कि तकलीफ की जो बात आपने कही, राजनीति में वैचारिक मतभेद होता है, व्यवहारिक मतभेद नहीं होता है। व्यवहारिक मतभेद नहीं होता है। तो उनसे हमें जीवन में सीखने के लिए मिला है, हमने उनसे कुछ पाया है। खोया क्या है? जैसे कि क्या पाया आपने उनसे? ज्ञान पाया, संगठन कैसे चलाया जाए ये पाया, समाज कैसे चलता है ये हमने उनसे सीखा, किस तरह से अपने लोगों का प्रेम और विश्वास जीता जाता है ये हमने उनसे सीखा। हमने हारा क्या?
हमने खोया क्या, हमने पाया ही क्या था, हम थे ही क्या। आम राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता थे और जीवन में पहली बार चुनाव लड़े थे, लड़े और वो भी सीधे सरकार के खिलाफ लड़े। सरकार के खिलाफ लड़े, बेदाग छवि थी, मजबूती से लड़े। उनके हर पंचायत में एक मंत्री विराजमान रहे। हमारे हर कार्यकर्ता को प्रशासन उठा के लेके जाने का काम करते रह गए। वो धन बल का प्रयोग करते रह गए। आप इस बात को समझिए, बहुत ताकत लगा लिया उन्होंने। स्थिति थी, हमारी किस्मत में नहीं थी, हम हार गए। लेकिन सब दिन दुख हुआ एक समाना। वक्त बदलेगा, नया दौर आएगा। कोशिश हमने की है और मेहनत हमने की है, और ये आप भी जानते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। विधानसभा में जब आप जनसंपर्क करने जब जा रहे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे 40-42 साल के लोग हैं, किस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं? क्या मुद्दा है जो सब सारे समाज के लोगों को एक धागे में पिरोकर आपके पक्ष में लाने की बात कर रहा है? कौन से वो मुद्दे की बात आप कर रहे हैं? चूँकि लंबे समय तक आप लोगों ने यहाँ सत्ता का बागडोर संभाला है, तो वो कौन सी, चूँकि लोग सवाल तो करते होंगे ना कि 34 साल आप रहे, चाहे आप रहे या पिताजी रहे हो, सवाल तो आपसे लोग करेंगे ही। तो आप ऐसी कौन सी बातचीत कर रहे हैं जिससे लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक बार फिर हम विश्वनाथ यादव पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए, लोग हमसे सवाल नहीं कर रहे, लोग हमको दिलासा दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे ही ट्राई कर लिए थे, से अब मनवा होने से टूट लो, समझ में आ गया कि आपसे बेहतर नहीं, आपके परिवार से बेहतर नहीं, हम आप ही के साथ थे, पिछली बार नहीं थे, इस बार आपके साथ मजबूती से है। होता है ना कि लोग रोज़ दाल भात खाते खाते बोर हो जाते हैं, कभी ट्राई करने चले जाते हैं रेस्टोरेंट का खाना, फिर कहते हैं यार खाना महंगा था, खाना अच्छा नहीं था, क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी नहीं थी। लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, दे वांटेड अ चेंज, दे गॉट इट, एंड नाउ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डिसीजंस एंड दे आर हैप्पी टू बी एट होम। लेकिन मनमोहन देवी के समर्थक तो कह रहे हैं कि जो सड़कें दशकों से नहीं बनी थी, वो सड़कें हमने बनवाई, हमने 1 साल में ही करोड़ों रुपए का काम किया, क्षेत्र की जनता हमसे संतुष्ट है। अभी जस्ट आपने एक शब्द कहा कि कुछ लोग होंगे जो प्रो चलाते हैं, तो बस वही चैनल के न्यूज़ेस हैं। बाकी इस बात को आप जान लीजिए कि आप बेलागंज में अभी तक घूम लीजिए, उन्होंने नया काज क्या किया है वो बता दें। जो सड़कें हमने बनाई थी, उन सड़कों को छील के उस पर नए सिरे से खाली पिचिंग करना, उसको रिपेयर वर्क कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड नहीं कहा जाता। जो काम हम लोगों ने कराया, जब बेला में कुछ नहीं था, आप चले जाइए, किसी भी एक वृद्ध महिला को पकड़ लीजिएगा और उनसे अनुरोध करते हुए पूछिएगा कि दादी आप कचिया में आई थी ब्याह होके कि पकिया में आई थी, वो खुद बता देंगी कि वो किस में आई थी। फिर उनसे ये सवाल पूछ लीजिएगा कि उनकी बेटी आज विदा हो रही है या पुतो घर में अगर आ रही है तो वो कचिया में आ रही है कि पकिया में आ रही है, वो खुद आपको जवाब दे देंगे। हम आपको जो बोलेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बने, आप जाइए और लोगों से आप कर लीजिएगा, आपको बेहतर जवाब मिलेगा। क्षेत्र में एक बांध है, बित्थो बियर बांध की मांग किसी ने शुरू की थी, तो वो हमारे पिता डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव थे। ये सबसे पहला मांग डिमांड उन्हीं का था, जो आज तक सरकार ने कभी पूरा किया ही नहीं। इस बात को आप समझिए कि सुरेंद्र यादव अपने निजी फंड से तो उसको बना नहीं सकते हैं, वो अपने विधायक कोटा से तो उसको बना नहीं सकते हैं। वो जब बनेगा तो वो सरकारी स्तर से ही बनेगा, और वो छोटी मोटी योजना नहीं है। वो योजना अगर आ जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि सैकड़ों हज़ारों लोग जो अत्रि विधानसभा और बेलागंज विधानसभा के हैं, वो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो सैकड़ों घरों में रोज़ मछली भात खाएंगे और बिथो बांध बनाएंगे। ये नारा जो दिया गया था, आप समझ लीजिए कि आज तक सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री उस समय जीतन राम मांझी जी भी थे, उनकी योजना में भी था। उन्होंने अपने भाषणों में आगे कहा, बेला के मैदान से उन्होंने कहा, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं इन बातों की, लेकिन उन्होंने इस पर काम नहीं किया। माननीय नीतीश जी कई बार आए, उन्होंने कई बार इस बात का प्रस्ताव को ले लिया और लेके ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज तक गया जिला के लिए, विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या है, वो तो सब यहाँ की योजना उठा के राजगीर और नालंदा लेके चले गए। उनका तो शुरू से गया जिला से सौतेला व्यवहार रहा है। ये बात हम ही क्यों, ये आपको पूरा गया जिला का हर व्यक्ति आपको बता देगा। ऐसा क्यों रहा? उनका गृह जिला है, वो अपने घर को श्रृंगार बनाते हैं। आपको मेरा घर दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, मॉन्यूमेंट्स, अलग तरह की फोटोज अगर दिख रहे होंगे, तो हमने सजाया है अपना घर। मैंने अपना घर सजाया है, वही काम माननीय नीतीश जी ने किया। वहाँ क्रिकेट स्टेडियम गया में रहता तो कहाँ उनको तकलीफ थी, वो उठा के लेके चले गए।
अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया में ही रहे तो उनको कहाँ तकलीफ थी, वहाँ लेके चले गए। आज जो भी चीज़ आती है वो सब राजगीर और नालंदा के लिए ही है, गया के लिए क्या है? आपका गया में चिड़ियाघर क्यों नहीं है? गया में आपके झरने क्यों नहीं हैं? यहाँ के तालाब के सौंदर्यीकरण क्यों नहीं है? आपको गया का स्टेडियम क्यों नहीं है? गांधी मैदान स्टेडियम शुरू से है, आज भी टूटा फूटा आर्गेट क्रिकेट लगा के है, क्यों नहीं है? गया से भाई 2-3 गो मंत्री शुरू से रहे हैं, गांधी मैदान का उत्थान क्यों नहीं है? आप इस बात को समझिए कि सवाल उनसे करिए जो व्यवस्थापक हैं वर्तमान में और जिन्होंने काज नहीं किया है। हम वो लोग हैं जो हल्ला बोल कर रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं कि आप अपने इस कार्य में चूके हैं। विश्वनाथ जी, ऑफ कैमरा आप बहुत हंसमुख टाइप के रहते हैं, कैमरा ऑन होते ही एकदम आप सीरियस पॉलिटिशियन, पुअर पॉलिटिशियन हो जाते हैं। क्यों ऐसा चेंजेस क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं है दोस्त। अभी ऑफ कैमरा आप हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, सवाल जो है वो गंभीर है, आपके सवाल जो है वो आने वाली पीढ़ियों और नस्लों के लिए है, इसीलिए हमारे यहाँ पे गंभीर ही रहना चाहिए। और एक कहावत है ना कि जब जैसन तब तैसन लाठी मार वार जैसन। चलिए, आपने देखा कि इस तरीके से डॉक्टर विश्वनाथ जी ने अपनी सारी बात बताई और इन्होंने बताया कि जो तत्कालीन सरकार है किस तरीके से गया जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और मुख्यमंत्री जी जो हैं यहाँ की योजनाओं को अपने गृह जिला ले जाकर सारी चीज़ें व्यवस्थाएं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए विट्टी चोखा।